हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम बात करने वाले हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र की फोर्थ यूनिट के बारे में, जो कि हमारी रेडिएशन के ऊपर है। ठीक है, आज हम लोग इसमें रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेडिएशन क्या होता है, किस तरीके से रेडिएशन के इफ़ेक्ट होते हैं, कौन कौन सी रेज़ जो मतलब रेडिएशन के थ्रू कौन कौन से रेज़ होती हैं, उनके पैरामीटर्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनके कुछ लॉज़ हैं, रेडिएशन के लॉज़, उन रेडिएशन के लॉज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है, आपको पता हो कि रेडिएशन जो होता है उसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडियम का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी कंडक्शन हो रहा हो तो क्या कंडक्शन के लिए आपको पता है सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, है ना, या गैस गैस होना चाहिए। और जो हमारा कन्वेक्शन होता था उसमें हमारा लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें लिक्विड की ज़रूरत पड़ती थी। बट क्योंकि कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में हो सकता है अच्छे तरीके से, और कंडक्शन सॉलिड में हो सकता है अच्छे तरीके से। इसी तरीके से जो रेडिएशन है उसके लिए ना किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रेडिएशन जो है किसी भी मीडियम में हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, क्योंकि वो रेडिएशन, ध्यान रखिए, रेडिएशन सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड से भी हो सकता है और गैस से भी हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब लेकिन इसको जो एक कहते हैं ना कि उसके लिए जो कोई पाथ की ज़रूरत है, वो पाथ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एंड हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और इसका जो हीट ट्रांसफ़र होता है, जैसे उसमें कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए बात करते हैं कि जो रेडिएशंस होती हैं, जितनी भी रेडिएशन है उनके पैरामीटर क्या हैं। तो देखिए, पैरामीटर कुछ इस टाइप के होते हैं कि 100 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर, ये आपको याद रखना है। 100 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर तक थर्मल रेडिएशन रहेगा। सोलर रेडिएशन रहता है 3 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, विजिबल रेडिएशन रहता है 0.76 से 0.4 तक। ठीक है, और इंफ्रारेड जो होता है वो रहता है 100 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो 0.4 माइक्रोमीटर से रहती हैं 0.01 माइक्रोमीटर तक। और एक्सरे और वाई रे रहती है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.01 माइक्रोमीटर तक। तो ये सारे के सारे जो फंडे हैं, ये जितनी भी इसकी पैरामीटर्स हैं, ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको अच्छे तरीके से देख लेना कि कौन सी पैरामीटर क्या है। तो इनको आप पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से क्या पैरामीटर है, और आपको इनको लिख के आना है। ठीक है, अब देखिए रेडिएशन की कुछ थ्योरी हैं, उन थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मैक्सवेल थ्योरी के बारे में। तो मैक्सवेल थ्योरी में क्या था कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। अब सी क्या है, सी होती है लाइट ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड की जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है। और न्यू जो है वो होती है फ्रिक्वेंसी, और लेमडा होता है क्या, वेवलेंथ। तो मैक्सवेल थ्योरी बताता है ये फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। और मैक्स प्लैंक थ्योरी जो बताती है वो बताता है ई बराबर एच न्यू। ठीक है, ये बताता है लेमडा बराबर सी रो सी न्यू, और ये बताता है ई बराबर एच न्यू, यानी कि एच सी अपॉन लेमडा। यानी कि इसके मैक्स प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग ई जो होता है वो लैम्डा के इन्वर्स में होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम एम से पावर ई को कहते भी हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर क्या होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी एक बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी है, एक बॉडी, अगर हमारी उससे हमारी रेडिएशन एनर्जी निकल रही हो, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि एक टाइम में, एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी एनर्जी हमारी एमिटेड हो रही है, यानी कि एमिटेड का मतलब निकल रही है, कितनी रेडिएशन एनर्जी निकल रही है, उसको कहते हैं टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर। क्योंकि हेमिस्फेरिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रेडिएशन का जो डोम बनता है वो कुछ हेमिस्फेरिकल टाइप का बन जाता है। ठीक है, अब इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन, ये सारी की सारी किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब में। इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं जूल
मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में एक सेकंड में कितने जूल एनर्जी हमारी एमिट हो रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये तो एमिसिव पावर हो गया। एमिसिविटी क्या होगी? एमिसिविटी इसकी प्रॉपर्टी एक तरीके से हो जाएगी, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर टू एनी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि किसी भी ब्लैक बॉडी से अगर हम कोई अदर बॉडी को कंपेयर कर रहे हैं तो वो उसकी क्या, अदर बॉडी की क्या कहलाएगी? वो उसकी एमिसिविटी कहलाएगी, यानी कि उसकी क्वालिटी को दर्शाएगा कि ये क्वालिटी कितनी है। जैसे आपको किसी चीज़ से एक दूसरी चीज़ को कंपेयर करना होता है तो कैसे करते हैं? मतलब पहली वाली चीज़ मान लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और दूसरी वाली चीज़ थोड़ी सी ख़राब है, तो उस ख़राब वाले के बारे में कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें अच्छे वाली चीज़ के बारे में पहले से पता है। तो ऐसे ही ब्लैक बॉडी से कंपेयर करेंगे अदर बॉडी को, और उसकी जो एमिसिविटी होगी वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है, देखिए एमिसिविटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एमिसिविटी जो होती है किसी भी बॉडी के लिए, देखिए ब्लैक बॉडी के लिए तो 1 रहेगी, लेकिन किसी अदर बॉडी के लिए अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसकी एफिशिएंसी 100% है, तो अदर चीज़ को अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो उसकी एफिशिएंसी उससे कम ही होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम ही होनी चाहिए, यानी कि अदर की जो होगी उससे कम ही होगी, क्योंकि इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता 100 से अच्छा। ठीक है, तो अदर बॉडी, एनी बॉडी की एमिसिविटी हमेशा लेस देन 1 या इक्वल टू 1 भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए कोई भी बॉडी जो है, एक मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी पर जी, ये क्या है? ये हमारा इरेडिएशन है, यानी कि जो हमारा आ रहा है हमारे बॉडी के ऊपर जो इरेडिएशन आ रहा है, ये टोटल वो है। ठीक है, यहाँ से इस इरेडिएशन का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कितना पार्ट हमारा एब्जॉर्ब होगा, और हमारा कितना पार्ट जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। ये जो है टोटल चीज़ें कहलाती हैं हमारी इरेडिएशन। इसका कितना पार्ट जो है हमारा, अब देखिए इरेडिएशन का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंट ऑन अ बॉडी ओवर एंटायर वेवलेंथ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड इरेडिएशन। यानी कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर कितना रेडिएशन आ रहा है उसको कहते हैं इरेडिएशन। ठीक है, किधर से? ऑल डायरेक्शन से। ठीक है, ये क्या होता है? इरेडिएशन। अब एब्जॉर्बिटी क्या होती है? एब्जॉर्बिटी होती है कि फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी ओवर एंटायर वेवलेंथ फॉर ऑल डायरेक्शन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। यानी कि इस, या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि इस इरेडिएशन का कितना पार्ट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, समझ रहे हैं? इस इरेडिएशन का कितना पार्ट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको कहते हैं एब्जॉर्बिटी। एब्जॉर्बिटी अब कैसे निकालेंगे? तो सिंपल वही है कि जितना आ रहा है उसमें से कितना एब्जॉर्ब हो गया, मतलब एब्जॉर्ब वाले बट्टे हमारा जो इंसिडेंट मतलब आ रहा है, यानी कि इरेडिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा एल्फा। एब्जॉर्बिटी को एल्फा से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिबिलिटी, यानी कि रो। ठीक है, और कितना ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको कहते हैं ट्रांसमिसिविटी। ठीक है, उसको कहते हैं टाउ। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिबिलिटी और ट्रांसमिसिविटी। ठीक है, अब चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन के लॉज क्या क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि रेडिएशन के कुछ लॉज हैं, ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और या तो डायरेक्ट कह देगा लॉज ऑफ रेडिएशन बताइए, या वो पूछ लेगा प्लैंक लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके चलो ये सारे लॉज को समझते हैं। कि देखिए सबसे पहले किरचॉफ लॉ के बारे में समझते हैं कि दिस लॉ स्टेट डैट, ये लॉ क्या बताता है, अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद इट्स सराउंडिंग, मान लीजिए कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर T है और बाहर का टेम्परेचर भी T है, इट्स एमिसिबिलिटी इज इक्वल टू द एब्जॉर्बिटी। यानी कि अगर वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, जितना वो एमिसिविटी कर मतलब जितना वो एमिसिविटी करेगा, यानी कि बाहर निकालेगा अपनी रेडिएंट एनर्जी को, उतना ही ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी कि जो एब्जॉर्बिटी है, यानी कि अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर हो सकती है? ई के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो यही तो चीज़ बताइए, अल्फ़ा जो है ई के बराबर हो सकती है।
ए क्या है, ये क्या एक तरीके से अगर कोई गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर भी होगा, यानी कि कोई एक अच्छा ग्रहण करने वाला है तो वो एक अच्छा देने वाला भी होगा। ठीक है, फॉर अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बिटी अगर 1 है तो एमिसिविटी 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, एब्जॉर्बिटी वगैरह क्या होती है। अब देखिए प्लैंक लॉ क्या कहता है। प्लैंक लॉ हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर किसी भी ब्लैक बॉडी की मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर और उसकी वेवलेंथ पर। यानी कि किसी भी ब्लैक बॉडी की एमिसिव मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर जो है वो डिपेंड करती है, ई जो है डिपेंड करती है वेवलेंथ लेमडा और टी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, इन दोनों पर, और इनसे जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। तो ये प्लैंक लॉ बताता है बस, इससे अलावा कुछ नहीं। अब देखिए इसको पता कैसे चलेगा कि प्लैंक लॉ ये चीज़ कैसे शो करता है कि ये इस पर ही डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का देखिए प्रूफ है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप इसको पेपर में लिखाइए, ये बिल्कुल सही है और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। कैसे लिखना है तो देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं कि मान लीजिए ये जो है एक ग्राफ बनाया हमने लैम्डा और किसके उसके एनर्जी के बीच में। ठीक है, जो एनर्जी हमारी एमिसिविटी है उसके बीच में हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें हमने क्या है इस तरीके से डोम बनाए। इस डोम में ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो है छोटा वाला डोम ये जो है लो टेम्परेचर पर है, कितना 500 केल्विन, अगला 1000 केल्विन, दूसरा 2000 केल्विन। तो आप ये चीज़ देखते जाएंगे कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर की लाइन मान लीजिए यहाँ पे, जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता जाता है, समझ रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जा रही है। देख रहे हैं लैम्डा की वैल्यू जो है यानी कि वेव लेंथ जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, क्या देखिए एमिसिविटी तो बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में एमिसिविटी भी तो बढ़ रही है, लेकिन जो लैम्डा की वैल्यू है यानी कि जो वेव लेंथ है वो वेव लेंथ घटती जा रही है। समझ रहे हैं, वेव लेंथ घटती जा रही है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि C1 एंड C2 आर एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट। C1 और C2 यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है। अब देखिए लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, मैंने आपको बताई दिया, ये आप देख लेना। ठीक है, टी टेम्परेचर है। अब देखिए एट अ गिवन टेम्परेचर एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेव लेंथ इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि कोई गिवन टेम्परेचर पर। ठीक है, एक टेम्परेचर मान लीजिए, ये मान लिया 500 केल्विन, इस पर एमिसिव पावर को अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, समझ रहे हैं, एमिसिव पावर को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। सही बात है, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। द थर्मल रेडिएशन एट हायर टेम्परेचर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ कम होती जा रही है। समझ रहे हैं, यानी कि वेवलेंथ जो है टेम्परेचर के इन्वर्स में प्रोपोर्शनल है हमेशा। ठीक है, यानी कि इसको और इसको हम क्या कहते हैं, टी जो है लैम्डा के कांस्टेंट, इस तरीके टी इंटू लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे कह सकते हैं। और ये क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ से एक लॉ निकल के आता है, वो लॉ होता है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इस वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ में जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 2898 म्यू मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए कि जो हायर टेम्परेचर है उसको हम किससे भी नाप सकते हैं, पायरोमीटर से भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन याद रखना है। सोलर रेडिएशन जो होता है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए लैम्डा इंटू एम, उसके लिए लैम्डा कितना हो जाएगा, सन का टेम्परेचर 5800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और सी कांस्टेंट ये गया। तो लैम्डा जो हमारी वेवलेंथ है सन के सोलर रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी 0.5 म्यू मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसा मैंने यहाँ पे भी एक आपको बताया था एक जगह पे कि यहाँ पे सोलर रेडिएशन मैंने आपको ये बताया था कि 3 म्यू मीटर से 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी तरीके से ये 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्या चीज़ें। अब देखिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है एक, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि
ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ हमारा बताता है टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर जो होती है किसी भी ब्लैक बॉडी की, वो क्या शो करती है, वो टेम्परेचर का एब्सोल्यूट फंक्शन है। टेम्परेचर का एब्सोल्यूट फंक्शन की और उस टेम्परेचर की पावर 4, ये चीज़ क्लियर याद रखनी है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर की 4 गुना, समझ रहे हैं, उसका 4 गुना कर दीजिए आप। 4 गुना मतलब 4 टाइम, मतलब पावर उस पर चढ़ा दीजिए 4 × 4 टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी, इस तरीके से। और इसमें जो कांस्टेंट लगता है सिग्मा, वो सिग्मा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ये गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए किसी भी नॉन ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है कि एनी बॉडी के लिए एमिसिविटी कितनी हो जाती है, ई ऑफ एनी बॉडी बटे ई ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई भी नॉन ब्लैक बॉडी है, उसके लिए क्या हो जाएगी, तो उसका एरिया से गुणा हो जाएगा, सिंपल। तो और कुछ तो करना नहीं है इसमें। अब एक चीज़ बहुत पूछी जाती है कि रेडियोसिटी क्या है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रेडियोसिटी क्या होती है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो रेडिएशन आ रहा है, किसी बॉडी पर रेडिएशन पड़ रहा है, तो वो जो उस रेडिएशन का मैंने आपको बताया कुछ पार्ट जो है हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ हमारा ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो अब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और बॉडी जो है खुद खुद से भी एमिसिव एमिसिव पावर को रिलीज़ कर रही है, ई, ठीक है, एमिसिव पावर खुद से भी रिलीज़ कर रही है। तो प्लस रो प्लस जो हमारा एमिसिव पावर है, रो प्लस ई जो है, वही हमारी कहलाती है क्या, रेडियोसिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन लीविंग द सरफेस ऑफ एनी बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के सरफेस से जो भी रिलीज हो रहा हो, यानी टोटल क्या है, रो प्लस ई रिलीज हो रहा है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, रेडियोसिटी हो जाएगी। ये रेडियोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ओपेक बॉडी होती है, उसके लिए ट्रांसमिसिबिलिटी हमेशा ज़ीरो हो जाती है। यानी कोई भी ओपेक बॉडी हो, वो ओपेक बॉडी हमारी कभी भी ना उसमें ट्रांसमिट नहीं हो सकता, उससे मतलब आर पार नहीं जा सकती कोई चीज़, ठीक है। उस बॉडी से आर पार नहीं जा सकती, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी एनर्जी, या फिर हमारी उसका कुछ पार्शियल भाग एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, सॉरी कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी ब्लैक बॉडी में आपको पता है कि ट्रांसमिसिविटी और रिफ्लेक्टिबिलिटी दोनों जीरो हो जाता है। पूरी ब्लैक बॉडी में क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं कि शेप फैक्टर क्या होता है। ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है और पूछा भी जा रहा है काफ़ी पेपर में, ठीक है। तो शेप फैक्टर के बारे में आया, व्यू फैक्टर या कह लीजिए कन्फिग्रेशन फैक्टर, ये क्या होता है। तो सिंपल से लैंग्वेज में आपको बता दूं कि शेप फैक्टर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, दूसरी ये एक बॉडी है, तो अगर इस पूरी बॉडी से, समझ रहे हैं, इस पूरी बॉडी से हमारी जो रेडिएशन निकल रही हैं, उस रेडिएशन का इस पूरी बॉडी पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि इसके कितने भाग पर इफेक्ट पड़ रहा है, और इससे जो निकल रही है रेडिएशन, मान लीजिए इससे कुछ इस टाइप की रेडिएशन निकल रही है, तो इसकी जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन का इस बॉडी पर कितना इफेक्ट आ रहा है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, शेप फैक्टर कहते हैं। कैसे, देखिए, ये मान लीजिए बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2, यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है उसको एम कह रहे हैं, यहाँ से जो निकल रही है उसको एन कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए F12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब ये है कि फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन लीविंग द सरफेस ऑफ वन, यानी कि ए सरफेस से जितना भी रेडिएशन निकल रहा है उसका कितना भाग हमारा सरफेस टू पर पहुंच रहा है। मान लीजिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि 100 किरणें निकली, एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझाने के लिए, मान लीजिए 100 किरणें निकली या 100 रेज निकली, तो वो 100 किरणें जो हैं, इस मतलब 100 किरणों में से कितनी किरणें जो हैं सरफेस टू पर पहुँचेंगी, क्योंकि सारी तो पहुँचेंगी नहीं, कुछ इधर उधर निकल जाएंगी मान लीजिए, ठीक है, सारी तो पहुँचेंगी नहीं। मान लीजिए हमारी 10 पहुँची, या मान लीजिए हमारी 30 पहुँच गई, ठीक है। और सरफेस टू पर अगर मान लीजिए छोटी सरफेस है, यहाँ पे 80 ही है, अब इस सरफेस 80 सरफेस पर से इसकी कितनी रेस पहुँच गई, तो हम कह रहे हैं इसका जो है 70 रेस पहुँच गई, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। और F12 क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा 30, और F21 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन लिविंग द सरफेस ऑफ टू
एंड रीच द सरफेस 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सरफेस फैक्टर हमारा क्या होता है, F12 क्या है, F21 क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए FMN जो है, हमने बताया M जिसकी रेडिएशन, N इसकी रेडिएशन, तो FMN जो होता है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, यानी कि या तो पूरा 100% एक तरीके से उस पर इफेक्ट डाल जाएगा, यानी कि 100 किरणें हैं तो 100 की 100 पहुँच जाएंगी, 101 तो पहुँच नहीं सकती। ठीक है ना, 101 तो जाएगी नहीं, या तो 100 जा सकती है मैक्सिमम, या 0 जा सकती हैं मिनिमम। ठीक है, ना तो इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा, तो 0 से 1 के बीच में रह सकता है। ये परसेंटाइल के रूप में मैं आपको, परसेंटेज के रूप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि F0 की वैल्यू यहाँ पे आप देखिए, ये लिख रहा है। ठीक है, F0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, F बराबर 0 की वैल्यू नोन ऑफ रेडिएशन इज रीचिंग फ्रॉम सरफेस, यानी कि एक भी रेडिएशन नहीं जा रही, और F इक्वल टू 1 का मतलब हो जाएगा कि सारी की सारी रेडिएशन जा रही है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एक बॉडी ये है, एक छोटी बॉडी ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि देखिए पहली वाली जो बॉडी है उसका पूरा रेडिएशन इस पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी वाली का पूरा रेडिएशन इस पर चला जाएगा, यानी कि F12 जो पूछें तो वो हमेशा कम रहेगा। क्यों, F12 इस वाले केस में, इस तरीके की बॉडी के लिए हमेशा F12 कम रहेगा, यानी कि 1 से अगर 2 पे जा रहा है तो वो पूरा तो जा नहीं पाएगा, 2 1 वाला ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 से 1 पर अगर जो जा रहा है तो वो फुल जा रहा है रेडिएशन, क्योंकि ये छोटी बॉडी है, समझिए ना, ये जो है छोटी बॉडी है, तो इस छोटी बॉडी का पूरा रेडिएशन आराम से इस पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ है। ऐसे समझिए कि एक बड़ा बर्तन है, एक छोटा बर्तन है, अगर इस छोटे बर्तन में कुछ पानी रखा है तो वो बड़े बर्तन में पूरे में आ जाएगा आराम से, लेकिन अगर बड़े बर्तन में कोई पानी रखा है तो वो छोटे बर्तन में थोड़े ना आ पाएगा पूरा। तो बस यही फ़र्क है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, वहाँ से रेडिएशन हो रहा है, तो देखिए उस प्लेन रेडिएशन से अगर सरफेस हो रहा है तो देखिए और कोई दूसरा सरफेस है नहीं हमारे पास, तो अगर हम इसको 1 मान लें तो F1 से 1, यानी कि सिर्फ उसी बॉडी पर उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो तो 0 इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे हमें, यहाँ पे उस बॉडी का उसी बॉडी के ऊपर 0 इफेक्ट दिख रहा है। ऐसा ही यहाँ पे होगा, अगर हम F11 पूछें तो वो तो 0 हो जाएगा, या F22 पूछें तो वो भी हमारा 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर कोई कॉनकेव बॉडी हो तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से अगर कॉनकेव बॉडी हो तो कुछ पार्ट तो आ रहा है, ठीक है, कुछ पार्ट तो इफेक्ट पड़ेगा इस पे कॉनकेव सरफेस पर, लेकिन कुछ मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट जो हमारा बाहर निकल जाएगा, तो F11 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कॉनकेव की बात करें तो सेम प्लेन सरफेस की तरह 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम कह दें तो ये सारे के सारे आप एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं व्हेन वन बॉडी ऑन अ सरफेस इज सराउंडेड बाय अनदर बॉडी बाय सराउंडेड, यानी कि एक बॉडी है, ये पूरी एक बॉडी है, इसका नीचे का एक पार्ट ये है। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से 2 वाले पर कितना जा सकता, 1 से 1 पे देखेंगे तो 0, 1 से 2 पर देखेंगे तो पूरा का पूरा 1 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी 2 पर देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये निकालना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट रूप में एक बता दे रहा हूँ। अब देखिए ये तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेटरी रिलेशन ऑफ सेफ फैक्टर, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। देखिए रिलेशन कैसे निकालते हैं इसको, इनके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये एरिया A1, इसका इसका एरिया A2, ठीक है, इसकी FMN हो जाएगा, इसका FMNM हो जाएगा। ठीक है, NM हो जाएगा। तो अब देखिए इनके बीच रिलेशन होता है एरिया ऑफ 1 F ऑफ 1 2, एरिया यानी कि फैक्टर ऑफ 1 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 फैक्टर ऑफ 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, और इसमें पूछा है F22 क्या हो जाएगा, तो देखिए F22 और F21 इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, क्योंकि 2 पे अगर हम देखेंगे, समझ रहे हैं, या तो एक तो क्या होगा F2 वाला जो है, पहले आप ये समझिए कि F2 वाला जो है वो किस पर इफेक्ट डालेगा, खुद पर डालेगा पहले तो, प्लस एक वाले पर डालेगा। ठीक है, तो अगर F2 जो है 2 पर ही इफेक्ट डाल रहा है,
और F2 जो है 1 पर इफेक्ट डाल रहा है, तो वो दोनों कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा वाला पार्ट है, मान लीजिए ये दूसरा वाला पार्ट है, ये इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, यानी कि टोटल 100% रहेगा इसी के अंदर, इसीलिए 1 लिखा है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको देखनी है। और F11 और F12 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे F11 0 है और ये फॉर्मूला इस तरीके से लगा के आपको एक चीज़ें सॉल्व करनी है। तो ये आपको न्यूमेरिकल देख लेने, एरिया क्या हो जाएगा इनका 1/2। ठीक है, इसी तरीके से सर्कल वाला निकलेगा। अगर किसी भी स्क्वायर बॉक्स में सर्कल रखा हो तो उसका किस तरीके से निकलेगा, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।